चलिए साथियों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में। बेसिकली ब्लड ग्रुप के बारे में हम लोग डिस्कस क्यों करते हैं, आज इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और इसके कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे, है ना। इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले ज़रूरी यह है कि ये हमारे लिए क्या उपयोगी है। बेसिकली हम लोग जानते हैं कि किसी का ब्लड ग्रुप ए है, किसी का ब्लड ग्रुप बी है, साथ ही साथ किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है या किसी का ओ है, और एक ब्लड ग्रुप और पाया जाता है जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप होता है। तो ये जो जानकारी हम लोगों ने सीखा कि किसी का ए, किसी का बी, किसी का ए बी, किसी का ओ, ठीक है, अच्छी बात है जानना, लेकिन इसका इम्पोर्टेंस क्या है हमारे लिए, इसका इम्पोर्टेंस क्या है ये जानना जरूरी होता है। क्योंकि कभी भी किसी को अगर एक्सीडेंट हो गया हो, रोड एक्सीडेंट में बहुत तेजी के साथ ब्लीडिंग होता है, साथ ही साथ किसी को आर्गन ट्रांसप्लांट कराना हो या किसी में सर्जरी होनी है ना, किसी आर्गन में डिजीज हो, उस आर्गन को कट करके बाहर निकालना हो, ठीक है, तो उस केस में ब्लड को यानी ब्लड ग्रुप को जानना जरूरी होता है। क्योंकि किसी को भी कोई भी ब्लड ग्रुप अगर आप चढ़ा देंगे तो उसमें कॉम्प्लिकेशन आने लगता है और पेशेंट की मौत भी हो सकती है। तो इसलिए कोई भी ब्लड ग्रुप, है ना, नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि डिफरेंट टाइप के ब्लड ग्रुप्स पाए जाते हैं। इसलिए हर एक का अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है और हर एक का अपना स्पेसिफिक ब्लड ग्रुप होता है, ठीक है। तो कोई भी ब्लड किसी को नहीं चढ़ा सकते हैं, पहला चीज। दूसरा चीज ये होता है कि ब्लड का रिक्वायरमेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि अगर बहुत तेजी के साथ हमारे बॉडी से ब्लड लॉस होने लगे तो होता क्या है कि ब्लड के ही माध्यम से हमारे सेल को न्यूट्रिएंट्स या ऑक्सीजन मिलता है। लेकिन अगर जो माध्यम जिसके द्वारा ट्रेवल करके हमारा ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स पहुंचता था सेल तक, अगर उसकी कमी होने लगे, यानी ब्लड की कमी होने लगी, तो होगा क्या कि हमारा सेल मरने लगता है, यानी हमारा सेल डैमेज करने लगता है, या उसको बहुत ज़्यादा देर तक अगर न्यूट्रिएंट्स या ऑक्सीजन ना मिले तो सेल क्या कर जाएगा, डेथ कर जाएगा। साथ ही साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन सेल क्या करता है ना, सेल के अंदर क्रेब साइकिल चलती है, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्रेब साइकिल चलेगी और एटीपी का प्रोडक्शन हो पाएगा। तो ऑक्सीजन किस में डिजॉल्व है, ब्लड में। तो ब्लड की कमी हो जाएगी तो ना सेल को ऑक्सीजन मिल पाएगा, ना न्यूट्रिएंट्स मिल पाएगा, तो सेल डेड करने लगता है। तो इसलिए ब्लड को हम लोग ट्रांसफ्यूज कराते हैं, ब्लड को एक पर्सन से लेते हैं और दूसरे में चढ़ा देते हैं। जो देता है उसको डोनर बोला जाता है और जो रिसीव करता है उसको रिसिपिएंट बोला जाता है। तो जो डोनर है उसका ब्लड ग्रुप जानना जरूरी होता है, रेसिपिएंट है उसका ब्लड ग्रुप जानना जरूरी होता है। ऐसे किसी में भी कोई भी ब्लड ग्रुप नहीं चढ़ा सकते, इसलिए इसको पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम सीखें कि जो ब्लड ग्रुप ए बी ओ ब्लड ग्रुप होता है, इसमें क्या प्रॉपर्टीज होती है ना, क्यों नहीं चढ़ा सकते हैं, आज उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। बेसिकली अगर देखें तो कई टाइप्स के सिस्टम बने, है ना। मेजर सिस्टम, ब्लड ग्रुप के कई मेजर सिस्टम है, कुछ माइनर सिस्टम है, हंड्रेड्स टाइप के तो माइनर सिस्टम ब्लड ग्रुप क्या है, ठीक है। इसमें MNL करके आता है माइनर में, P करके आता है, किट करके आता है, ये अलग अलग तरह के सिस्टम आए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे आज वो ABO सिस्टम पढ़ेंगे और साथ ही साथ RH सिस्टम पढ़ेंगे। ABO सिस्टम के बेस पे ब्लड ग्रुप A, B, AB और O होता है, ठीक है। O को 0 कहा गया, कुछ लोगों ने O भी बोला, साथ ही साथ बॉम्बे भी होता है। लेकिन जो RH होता है इसको भी जानना जरूरी होता है, ठीक है। अभी हम आगे इसके बारे में बताएंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान फीटस को कैसे बचाया जाता है या क्या क्या होता है, वो RH बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसका। तो RH के बेस पे अगर RBC के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे RH फैक्टर प्रेजेंट है तो उसको हम लोग बोल देते हैं A पॉजिटिव, अगर एब्सेंट है तो नेगेटिव बोल देंगे। ऐसे ही अगर प्रेजेंट है तो पॉजिटिव बोल देते हैं, एब्सेंट है तो नेगेटिव बोल देंगे। ऐसे ही अगर AB ब्लड ग्रुप है तो AB ब्लड ग्रुप में अगर RH फैक्टर प्रेजेंट है तो AB पॉजिटिव, अगर एब्सेंट है तो AB नेगेटिव। अगर ब्लड ग्रुप O पर RH फैक्टर प्रेजेंट है तो O पॉजिटिव, एब्सेंट है तो O नेगेटिव। क्लियर हो रहा है चीज। बेसिकली RH के फैक्टर का सिस्टम अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, पहले हम ABO सिस्टम के बारे में जानकारी हासिल करेंगे।
साथ ही साथ ये जो ब्लड ग्रुप ए है ना, इसको किस बेस पे नाम रखा गया? हम लोग जानते हैं कि जब आरबीसी का फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग एरिथ्रोपोइसिस, तो एरिथ्रोपोइसिस के दौरान जो प्रिकर्सर ऑफ आरबीसी है एरिथ्रोब्लास्ट सेल, एरिथ्रोब्लास्ट सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लेकिन जो मेच्योर आरबीसी है उसके उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट हो जाता है। तो ड्यूरिंग एरिथ्रोपोइसिस उसके दौरान जो आरबीसी का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो आरबीसी का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, इस न्यूक्लियस का मदद लेकर और एक एंटीजन बना लेता है। इसी बेस पे है ना, एक इंडिविजुअल पर्सन का ब्लड ग्रुप अलग होता है, क्योंकि जो न्यूक्लियस है ये एक तरीके से जेनेटिक मटेरियल लगता है ना, और ये जेनेटिक मटेरियल या जीन एक तरीके से एंजाइम का फॉर्मेशन करता है। अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अभी सीख लें कि ये जो एंटीजन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसके बाद में किसको कौन सा ब्लड ग्रुप चढ़ाया जाए, कौन ना चढ़ाया जाए, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ है ना, लैंड स्टीनर लॉ क्या कहता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि लैंड स्टीनर लॉ क्या कहता है। बेसिकली अगर हम लोग देखें तो मान लीजिए किसी का आरबीसी है ना, ये आरबीसी एक तरीके से इस अगर अर्ली अगर मान लो प्रिकर्सर ऑफ आरबीसी यानी जो एरिथ्रोब्लास्ट सेल है उसमें बड़ा सा न्यूक्लियस होता है, और ये न्यूक्लियस एक तरीके से है ना अपने अंदर क्या रखेगा, क्रोमोसोम रखता है। और ये क्रोमोसोम एक तरीके से अगर बात करें क्रोमोसोम नंबर 19 की बात करें तो क्रोमोसोम नंबर 19 क्या करता है, अभी हम लोग आगे सीखेंगे। बेसिकली जो आरबीसी सेल है, उस आरबीसी सेल के ऊपर जो सेल मेम्ब्रेन है, उस सेल मेम्ब्रेन पे ओलिगोसेक्राइड के मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए होते हैं। मिलियंस ऑफ ओलिगोसेक्राइड मॉलिक्यूल्स एक तरीके से जुड़े होते हैं। ये ओलिगोसेक्राइड मॉलिक्यूल्स क्या है, ये एक तरीके से एक चैन में जो ग्लूकोज हो आकर जुड़ जाता है, एक तरीके से सिंपल शुगर होता है। और इस ओलिगोसेक्राइड मॉलिक्यूल से है ना एक सिंपल एक तरीके से एक सिंपल शुगर आके जुड़ जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लूकोज। ये फ्लूकोज एक तरीके से है ना एक जीन के द्वारा है ना रेगुलेट होता है। फ्लूकोज अपने आप ऑटोमेटिकली आके यहाँ पे नहीं जुड़ सकता, क्योंकि ओलिगोसेक्राइड से ये ग्लूकोज जुड़ता है तो एक एंजाइम के द्वारा जुड़ता है। उस एंजाइम का नाम है फ्लूकोज ट्रांसफरेज एंजाइम। फ्लूकोज ट्रांसफरेज एंजाइम, ये फ्लूकोज ट्रांसफरेज एंजाइम एक तरीके से इस सेल मेंबर इस साइटोप्लाज्म में मौजूद फ्लूकोज को इस ओलिगोसेक्राइड से जोड़ देता है। यानी फ्लूकोज ट्रांसफरेज एंजाइम इस सिंपल शुगर यानी फ्लूकोज को ओलिगोसेक्राइड से जोड़ देता है। कौन? फ्लूकोज ट्रांसफरेज एंजाइम। लेकिन ये फ्लूकोज ट्रांसफरेज एंजाइम बनता कहाँ से? तो एंजाइम है तो जाहिर सी बात है कि हमारे जीन एक तरीके से ये प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, और प्रोटीन एक एंजाइम होता है ना। बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में मिलके प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। तो क्रोमोसोम नंबर 19 पे क्या होता है, ये एक जीन जो होता है वो एक्टिव हो जाता है, और वो जीन एक तरीके से है ना इस एंजाइम को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्रोमोसोम नंबर 19 पे जीन पाया जाता है, और ये जीन एक तरीके से इस ग्लूकोज ट्रांसफरेज एंजाइम बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये जीन जब एक्टिव होगा तो ये ग्लूकोज ट्रांसफरेज एंजाइम बनाकर भेज देता है, और ये ग्लूकोज ट्रांसफरेज एंजाइम ओलिगोसेक्राइड और फ्लूकोज यानी ओलिगोसेक्राइड ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, और ये फ्लूकोज को जाके उस ओलिगोसेक्राइड से जोड़ देता है। कौन? ग्लूकोज ट्रांसफरेज एंजाइम। तो H सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो जाता है। H सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो गया तो आपको समझना होगा कि जितने भी ब्लड ग्रुप्स होते हैं, चाहे वो ब्लड ग्रुप ए हो, चाहे ब्लड ग्रुप बी हो, चाहे ए बी हो या चाहे ओ हो, सबके आरबीसी में आरबीसी है ना ब्लड ग्रुप कैसे डिसाइड होता है? आरबीसी पे मौजूद एंटीजन के बेस पर ब्लड ग्रुप डिसाइड किया जाता है। तो चाहे ब्लड ग्रुप ए हो, चाहे बी हो या ए बी हो या ओ हो, एक कॉमन बात होता है कि सभी के आरबीसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर H सब्सटेंस प्रेजेंट होगा। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, H सब्सटेंस प्रेजेंट होगा। यही H सब्सटेंस एक तरीके से एक स्पेसिफिक एंटीजन का फॉर्मेशन करता है। यही H सब्सटेंस फर्दर जब मॉडिफाइड होगा तो एक स्पेसिफिक एंटीजन का फॉर्मेशन कर देगा।
ठीक है। अगर ये H सब्सटेंस पर एन एसिटाइल है ना, अगर इस H सब्सटेंस पे एन एसिटाइल गैलेक्टोसामिन एन एसिटाइल ग्लैक्टोसामिन इस H सब्सटेंस से आकर जुड़ जाए तो इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, यानी ए एंटीजन का फॉर्मेशन हो जाता है। हमने आपको बताया कि H सब्सटेंस चाहे वो ए हो, चाहे बी हो, चाहे ए बी हो, चाहे ओ हो, H सब्सटेंस सब में प्रेजेंट होता है और ये H सब्सटेंस फर्दर मॉडिफाइड होकर, है ना, एक स्पेसिफिक एंटीजन का फॉर्मेशन करता है। तो ऐसे लोग जिसका ब्लड ग्रुप ए है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि उसके H सब्सटेंस से एन एसिटाइल ग्लैक्टोसामिन जुड़ा। इसको सही से लिख लीजिए, एन एसिटाइल ग्लैक्टोसामिन, ग्लैक्टोसामिन। लेकिन ये एन एसिटाइल ग्लैक्टोसामिन अपने आप नहीं जुड़ता है, ये भी एक एंजाइम के द्वारा जुड़ता है। जैसे हम लोगों ने सीखा था, ये फ्लूकोज जो सिंपल शुगर है, इस ओलिगोसैकेराइड से अपने आप नहीं जुड़ा था, एक एंजाइम के द्वारा जुड़ा था। तो उस एंजाइम का नाम था फ्लूकोज ट्रांसफरेज एंजाइम। ये फ्लूकोज ट्रांसफरेज एंजाइम क्रोमोसोम नंबर 19 पे मौजूद जो जीन है, वो जीन एक्टिव होकर इस एंजाइम का फॉर्मेशन किया था। तो ये एंजाइम जाके फ्लूकोज ओलिगोसैकेराइड को आपस में जोड़ दिया, H सब्सटेंस का फॉर्मेशन तो हो गया। लेकिन यही नहीं, H सब्सटेंस फर्दर जब मॉडिफाइड होता है तो एक स्पेसिफिक एंटीजन का फॉर्मेशन होता है। अब ये एनेसिटाइल ग्लाइकोटोसामिन जब H सब्सटेंस से जुड़ता है तो एंटीजन ए का फॉर्मेशन होता है। लेकिन एन एसिटाइल ग्लाइकोटोसामिन अपने आप नहीं जुड़ता, ये एक तरीके से न्यूक्लियस में, आरबीसी के न्यूक्लियस में मौजूद क्रोमोसोम नंबर 9 की बात करेंगे हम। ये क्रोमोसोम 19 था, यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर 9 होता है। और ये क्रोमोसोम नंबर 9 ये एक तरीके से एक स्पेसिफिक पोजीशन पे होता है, इसको लोक्यूल्स बोलते हैं, लोकस बोलते हैं, सॉरी। और ये जीन जब क्रोमोसोम नंबर 9 वाला जीन जब एक्टिव हो जाता है तो वो एक तरीके से एक एंजाइम का फॉर्मेशन कर देता है। उस एंजाइम का नाम है एसिटाइल ग्लाइकोसामिन ट्रांसफरेज एंजाइम, या उसको ट्रांसफरेज ए एंजाइम भी बोलते हैं, क्योंकि इसके ये एसिटाइल ग्लाइकोसामिन को जाके H सब्सटेंस पे जोड़ देता है, ट्रांसफर कर देता है। तो ए सब्सटेंस यानी क्या बन जाता है, ए एंटीजन बन जाता है। तो इसलिए इसको ट्रांसफरेज ए एंजाइम भी बोलते हैं, ट्रांसफरेज ए एंजाइम, या इसको एन एसिटाइल ग्लाइकोसामिन ट्रांसफरेज भी बोल सकते हैं। क्लियर हो रहा है चीज? ये क्या करेगा, एन एसिटाइल ग्लाइकोसामिन को H सब्सटेंस पे जोड़ देता है। लेकिन अगर हम ब्लड ग्रुप, अभी ये एंटीजन हो गया, तो ए एंटीजन अगर आरबीसी पे पाया जाएगा तो उसका ब्लड ग्रुप ए होगा। लेकिन बी वाले केस में क्या होता है, अगर बी वाले में, है ना, मान लीजिए किसी का ब्लड ग्रुप बी है, तो वो कैसे बनता। अब इसी क्रोमोसोम नंबर 9 की बात करेंगे। इसके क्रोमोसोम नंबर 9 पर एन इसके क्रोमोसोम नंबर 9 पर ऐसा जीन प्रेजेंट था जो जीन एन एसिटाइल ग्लाइकोसामिन ट्रांसफरेज वाला एंजाइम बना रहा था। लेकिन इस केस में यह थोड़ा सा अलग होता है, क्रोमोसोम नंबर 9 ही होगा और उस क्रोमोसोम नंबर 9 में जो मौजूद जीन होगा वो अलग वेरिएंट का होगा, है ना, क्योंकि इसका वेरिएंट इस टाइप का था, ट्रांसफरेज ए एंजाइम वाला था। इसका वेरिएंट क्या होगा, ट्रांसफरेज बी वाला होगा, ट्रांसफरेज बी वाला होगा। ये एन एसिटाइल ग्लाइकोसामिन के ऊपर काम नहीं करेगा, ये क्या करेगा, गैलेक्टोज के ऊपर काम करेगा, गैलेक्टोज। ये H सब्सटेंस को गैलेक्टोज से जाके जोड़ देगा। ध्यान से समझिएगा कि एन एसिटाइल ग्लाइकोसामिन और H सब्सटेंस ट्रांसफरेज ए एंजाइम द्वारा जुड़े थे। ये क्या करता है, ट्रांसफरेज बी एंजाइम क्या करता है, गैलेक्टोज को जोड़ता है। तो जब H सब्सटेंस गैलेक्टोज से जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा, ब्लड ग्रुप बी बन जाता है। आई बात समझ में? तो अगर ऐसे लोग जिसमें बी एंटीजन पाया जाता है तो उसका ब्लड ग्रुप बी होगा, ऐसे लोग जिसमें एंटीजन पाया जाएगा उसका ब्लड ग्रुप ए होगा, और ऐसे लोग जिसके क्रोमोसोम नंबर 9 में दो अलग अलग वेरिएंट का जीन प्रेजेंट हो और दोनों एक्टिव हो,
मान लो उसका क्रोमोसोम नंबर 9 ये और क्रोमोसोम नंबर 9 दोनों जीन में मौजूद अलग अलग वेरिएंट, यानी दोनों को अगर आप मिला दोगे, यानी दोनों को मिला दीजिए, एक इंडिविजुअल पर्सन की बात करें, दोनों को मिला दे, यानी इसमें 9 में भी अलग वेरिएंट है और इसमें ए वेरिएंट वाला है, इसमें बी वेरिएंट वाला है, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, ए एंटीजन भी बना देंगे और बी एंटीजन भी बना देंगे। मान लीजिए ये क्रोमोसोम नंबर 9 है और ये क्रोमोसोम नंबर 9 ये भी है, इसमें ट्रांसफरेज ए एंजाइम वाला वेरिएंट जीन है, ट्रांसफरेज ए, और इसमें ट्रांसफरेज बी। तो ट्रांसफरेज ए वाला होगा तो वो एच सब्सटेंस के साथ क्या जोड़ेगा, एच सब्सटेंस के साथ क्या जोड़ेगा, एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन जोड़ेगा, तो क्या बन जाएगा, एंटीजन ए का फॉर्मेशन हो जाएगा, एंटीजन ए का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ट्रांसफरेज बी वाला एंजाइम क्या करेगा, ट्रांसफरेज बी वाला एंजाइम एच सब्सटेंस के साथ क्या जोड़ देगा, गैलेक्टोज जोड़ देगा, और जब ये गैलेक्टोज जोड़ देगा तो क्या बन जाएगा, बी एंटीजन का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर हो रहा है अपना चीज। तो हम लोगों ने सीखा कि एच सब्सटेंस का फॉर्मेशन कैसे होता है, साथ ही साथ ए एंटीजन या बी एंटीजन या ए बी एंटीजन का फॉर्मेशन कैसे होता है। सभी ब्लड ग्रुप में, चाहे वो ए हो, चाहे बी हो, चाहे ए बी हो या ओ हो, सब में एच सब्सटेंस होता है। यही एच सब्सटेंस फर्दर मॉडिफाइड होता है, ये एक जीन के द्वारा रेगुलेट होता है और फर्दर मॉडिफाइड होकर एक स्पेसिफिक एंटीजन का फॉर्मेशन करता है, और उस स्पेसिफिक एंटीजन की वजह से हम लोग अपना ब्लड ग्रुप बता पाए। आई बात समझ में? ठीक है। समझ लो इस चीज को। तो बेसिकली हम लोगों ने ये सीखा, तो आइए देखते हैं, अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं, कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कॉन्सेप्ट के बेस पे आप समझिएगा तो कोई भी चीज आपको आसान हो पाएगा, और आसान जो चीज हो जाएगा तो फिर आपके दिमाग में काफी दिन तक वो बैठा है। ठीक है, इसलिए हम डिटेल में कॉन्सेप्ट के बेस पे कोई भी चीज सीखते हैं। ठीक है ना। बेसिकली हम लोगों ने भी देखा कि जितनी भी ब्लड ग्रुप हैं, चाहे वो ए हो, चाहे ब्लड ग्रुप ए हो या बी हो या ए बी हो या ओ हो, सभी में एच सब्सटेंस कॉमन होता है। एच सब्सटेंस सब में प्रेजेंट होता है, चाहे वो ए हो, चाहे बी हो या ए बी हो या ओ, सब में एच सब्सटेंस होता है। ठीक है, सब में एच सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। एक बात आप ध्यान से रखिएगा चीज को, सब में एच सब्सटेंस होता है। लेकिन बॉम्बे ब्लड ग्रुप में थोड़ा सा अलग है। बॉम्बे ब्लड ग्रुप में क्या होता है, उसका जो आरबीसी है, वो आरबीसी में जो मौजूद क्रोमोसोम नंबर 19 है ना, वो एच सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं कर पाता, यानी एच सब्सटेंस एक तरीके से ये एब्सेंट होता है। किसमें, बॉम्बे वाले ब्लड ग्रुप में। तो जब एच सब्सटेंस एब्सेंट होगा तो एच सब्सटेंस ये भी एक तरीके से एंटीजन है ना। तो ये जब एब्सेंट होता है तो थोड़ा सा ये वो से अलग होता है, इसलिए इसको अलग ब्लड ग्रुप दिया गया है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप। ठीक है। तो बेसिकली अगर हम वो और ओ के बीच में लड़ाई देखें, यानी ब्लड ग्रुप ओ और बॉम्बे वाले ब्लड ग्रुप में अगर लड़ाई देखें, तो बात इसकी होती है कि कभी भी ब्लड ग्रुप ओ बॉम्बे वाले ब्लड ग्रुप को नहीं चढ़ा सकते हैं। क्यों नहीं चढ़ा सकते हैं, क्यों नहीं उसका ट्रांसफ्यूजन करा सकते हैं, क्योंकि ब्लड ग्रुप ओ है ना, बॉम्बे वाले ब्लड ग्रुप में जैसे ही जाएगा है ना, इसका एंटी-एच इसको किल कर देगा। क्योंकि अगर एच सब्सटेंस है, ध्यान समझिएगा, अगर एच सब्सटेंस है तो कभी भी उसके खिलाफ अपनी बात कर ले, मान लो हमारा ब्लड ग्रुप ओ है, यानी उसमें एच सब्सटेंस प्रेजेंट है, तो कभी भी उसमें एंटी एच नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। लैंड स्टीनर लॉ क्या कहता है, लैंड स्टीनियर्स लॉ क्या कहता है, लैंड स्टीनियर्स लॉ की अगर हम बात करें तो लैंड स्टीनर लॉ का पहला लॉ क्या कहता है कि अगर किसी में का एंटीजन प्रेजेंट है, तो वो एंटीजन का अगर वो प्रेजेंट है
तो उसके कैरेस्पॉन्डिंग जो एंटीबॉडी होगी, उसके कैरेस्पॉन्डिंग जो एंटीबॉडी होगी वो एब्सेंट होगी। यानी अगर बॉम्बे वाले ब्लड ग्रुप में देखें, अगर हम बॉम्बे वाले ब्लड ग्रुप में देखें तो उसमें एच, अच्छा पहला केस तो ये कहता है कि एंटीजन अगर प्रेजेंट है तो उसके कैरेस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी एब्सेंट होगी। दूसरा वाला क्या कहता है कि अगर एंटीबॉडी प्रेजेंट है, एंटीबॉडी अगर प्रेजेंट है उसके कैरेस्पॉन्डिंग एंटीजन एब्सेंट होगा। आई बात समझ में? तो अगर ब्लड ग्रुप ओ में देखें तो ब्लड ग्रुप ओ में एच सब्सटेंस पाया जाता है, क्योंकि सब में एच सब्सटेंस होता है तो ब्लड ग्रुप ओ में भी एच सब्सटेंस होता है। लेकिन ब्लड ग्रुप ओ वाला एच सब्सटेंस ये फर्दर मॉडिफाइड होकर कोई स्पेसिफिक एंटीजन नहीं बना पाता है। ना तो वो ए बना पाता है ना बी बना पाता है। क्यों नहीं बना पाता है? आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि क्रोमोसोम नंबर 9 पे मौजूद जो जीन है वो जीन कैसा है? इनएक्टिव है। इनएक्टिव होने की वजह से ये फर्दर एंटीजन एक स्पेसिफिक ए और बी एंटीजन का फॉर्मेशन नहीं कर पाया, इसलिए इस पे एच सब्सटेंस ही बना रहा। और इस एच सब्सटेंस के खिलाफ है ना, अब देखिए एंटीजन लैंड क्या कहता है कि अगर एंटीजन है तो उसके कैरेस्पॉन्डिंग एंटीजन एब्सेंट होगा। तो कैरेस्पॉन्डिंग एंटीजन एब्सेंट होने का मतलब क्या है कि इसमें एंटी ए तो प्रेजेंट होगा, इसमें एंटी बी कैरेस्पॉन्डिंग, अगर मान लीजिए एच सब्सटेंस है तो इसमें एंटीजन ए नहीं है ना इस पे एंटीजन बी है, तो इसका मतलब जो चीज नहीं है उसके कैरेस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी एब्सेंट होगी, तो यानी उसके अपोजिट प्रेजेंट होगा। तो एंटी ए भी प्रेजेंट होगा, एंटी बी भी प्रेजेंट होगा, लेकिन इसमें एंटीबॉडी यानी एच सब्सटेंस के खिलाफ नहीं होगा ओ वाले ब्लड ग्रुप में। लेकिन बॉम्बे वाले ब्लड ग्रुप में केस में क्या होता है कि एच सब्सटेंस जब होता ही नहीं है, तो जब एच सब्सटेंस होगा ही नहीं तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें एंटी ए तो होगा ही होगा, साथ ही साथ एंटी बी भी होगा और साथ ही साथ एंटी एच भी होगा। इसमें तो एंटी ए था एंटी बी था, लेकिन एंटीबॉडी एच यानी एंटी एच एब्सेंट था ब्लड ग्रुप ओ वाले में। लेकिन बॉम्बे वाले ब्लड ग्रुप में एंटी एच प्रेजेंट है। क्यों प्रेजेंट है? आप दिमाग लगा के सोच लीजिए कि लैंड लॉ क्या कहता है कि अगर एच कोई भी एंटीजन है तो उसके अपोजिट एंटीबॉडी पाई जाएगी। आई बात समझ में? यानी उसके करस्पॉन्डिंग एंटीजन, मान लीजिए कोई एंटीजन है तो उसके करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी एब्सेंट होगा, तो करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी मान लो यहाँ पे एच सब्सटेंस है ना, तो उसके करस्पॉन्डिंग यानी करस्पॉन्डिंग एब्सेंट होगा तो हमने एब्सेंट लिख दिया। एंटी एच नहीं पाया जा रहा है बॉम्बे ओ ब्लड ग्रुपों में, लेकिन जब इसमें एच सब्सटेंस ही नहीं है तो उसका करस्पॉन्डिंग पाया जाएगा ना। सब्सटेंस ही नहीं है तो करस्पॉन्डिंग यानी एंटी एच पाया जाएगा। तो कभी भी भूल या चूक से कभी भी अगर वो ब्लड ओ वाला ब्लड ग्रुप बॉम्बे वाले में चढ़ा दिए तो ये एंटी एच इस ब्लड ग्रुप ओ को क्या कर देगा? किल कर देगा, क्योंकि इसमें मौजूद जो एंटी एच है वो एच सब्सटेंस को खा जाएगा और ब्लड ग्रुप वाले को क्या कर देगा? मार देगा। इसलिए कभी ब्लड ग्रुप ओ बॉम्बे वाले ब्लड ग्रुप को नहीं चढ़ाया जाता है। लैंड लॉ के अकॉर्डिंग आप लोगों ने देखा कि क्योंकि बॉम्बे वाले ब्लड ग्रुप में अगर एंटीबॉडी प्रेजेंट है तो करेस्पॉन्डिंग एंटीजन एब्सेंट है, तो लगा लीजिए नियम करेस्पॉन्डिंग एंटीजन बॉम्बे में एब्सेंट होता है, चाहे काम इधर से करो चाहे उधर से करो, बात एक ही। ठीक है, तो लैंड लॉ के बारे में भी हम लोगों ने सीखा। साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि जो ए ब्लड ग्रुप या बी ब्लड ग्रुप या ए बी या ओ ब्लड ग्रुप, ये एक तरीके से है ना हम लोग बता पाते हैं क्योंकि एंटीजन के बेस पे बता पाते हैं। साथ ही साथ हम लोग ये भी सीखते हैं कि मान लीजिए किसी का ब्लड ग्रुप ए है, किसी का ब्लड ग्रुप ए है, तो इसका मतलब इसमें ए एंटीजन है ना। लैंड लॉ लिख लीजिए, लैंड स्टीनर्स लॉ क्या कहता है
कि पहला लॉ क्या कहता है कि अगर एंटीजन प्रेजेंट है उसके करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी एब्सेंट होगा। दूसरा लॉ क्या कहता है कि अगर एंटीबॉडी प्रेजेंट है तो उसके करस्पॉन्डिंग एंटीजन एब्सेंट होगा। तो आप सीखिए कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें मौजूद एंटीजन ए है तो उसके करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी एब्सेंट होगा। तो करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी एब्सेंट का मतलब क्या हुआ कि उसके जस्ट अपोजिट एंटीबॉडी पाया जाएगा, यानी इसमें एंटी बी होगा। इसके प्लाज्मा में मान लीजिए मेरा ब्लड ग्रुप है तो हमारे प्लाज्मा में एंटी बी होगा, ऐसा नहीं है कि एंटी ई होगा। अगर एंटी ए होता तो खुद हमारा एंटीबॉडी हमारे सीआरबीसी को खा लेता, तो ये ऑटो इम्यून डिजीज में देखा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद में मान लीजिए कोई दूसरा पर्सन है और उसका ब्लड ग्रुप देखें तो उसका ब्लड ग्रुप मान लीजिए बी है। अब उसका आरबीसी पे ब्लड ग्रुप बी है तो मतलब बी एंटीजन होगा। अगर बी एंटीजन मौजूद है तो उसका करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी एब्सेंट होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, करस्पॉन्डिंग यानी उसका अपोजिट प्रेजेंट होगा तो एंटी ए पाया जाएगा। ऐसे ही किसी का ब्लड ग्रुप मान लीजिए ए बी है तो ए बी का मतलब क्या हुआ कि इस पे ए एंटीजन भी है और उस पर बी एंटीजन भी है। एंटीजन का फॉर्मेशन कैसे होता है हम लोगों ने सीखा। ठीक है, अच्छा एक कॉन्सेप्ट में और क्लियर कर दे रहा हूं कि क्रोमोसोम नंबर 9 जो होता है, अगर क्रोमोसोम नंबर 9 में मौजूद जीन जो मदर से आया हो या फादर से आया हो, चाहे एक मदर से आता है एक फादर से आता है, अगर क्रोमोसोम नंबर 9 पे मौजूद दोनों जीन अगर एक्टिव है, और वो दोनों जीन एक्टिव होकर ट्रांसफरेज ए एंजाइम बनाता हो और वो ट्रांसफरेज ए एंजाइम एन एसिटाइलग्लाइकोसामिन को एच सब्सटेंस से जोड़कर ए एंटीजन का फॉर्मेशन करता हो, तब भी ब्लड ग्रुप ए बनेगा। और चाहे एक ही क्रोमोसोम एक्टिव हो, यानी एक ही आर्म पर मौजूद क्रोमोसोम एक्टिव हो, एक वाला इनएक्टिव हो, दोनों एक्टिव होगा तब भी अच्छी बात है। और अगर एक ही एक्टिव है तो वो सफिशिएंट होता है, वो एक सब्सटेंस को कन्वर्ट करा सकता है। तो यानी जीनोटाइप की बात करें तो यानी चाहे तो ए दोनों में एक्टिव हो, दोनों आर्म पे एक्टिव हो, चाहे एक में इनएक्टिव हो, तो जीनोटाइप दो टाइप का हो गया। ब्लड ग्रुप बी में क्या होता है, यानी ब्लड ग्रुप ए में होमोजाइगस भी हो सकता है, किसी में हेटेरोजाइगस भी हो सकता है। लेकिन ब्लड ग्रुप बी में क्या केस होगा, ब्लड ग्रुप बी में समझ लीजिए तो ब्लड ग्रुप बी में जो 9 क्रोमोसोम है और यहाँ पे भी 9 क्रोमोसोम है, अगर दोनों क्रोमोसोम अगर एक्टिव है तब भी ट्रांसफरेज बी एंजाइम बनाएगा। वो ट्रांसफरेज बी एंजाइम क्या करेगा, ग्लूकोज को लाके जोड़ देगा सब्सटेंस से, है ना। तो चाहे दोनों एक्टिव हो, यहाँ मैटरनल वाला भी और फादर और मदर दोनों वाला एक्टिव हो, चाहे फादर का एक्टिव हो मदर का इनएक्टिव हो, या मदर का एक्टिव हो फादर का इनएक्टिव हो, तो एक काफी होता है ना, एक ना एक होना चाहिए। तो उसमें अगर जो एक्टिव होगा तो वो क्या करेगा, ट्रांसफरेज बी एंजाइम बनाकर और ग्लूकोज को जोड़ देगा इस सब्सटेंस से, तो ब्लड ग्रुप बी का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ऐसे ही है, चाहे बी दोनों पे एक्टिव हो, चाहे बी और एक में इनएक्टिव हो, यानी दोनों क्रोमोसोम एक्टिव हो सकता है या एक एक्टिव हो एक इनएक्टिव हो। ठीक, लेकिन ए बी ब्लड ग्रुप में क्या होता है, ए बी ब्लड ग्रुप में यानी दोनों आर्म जो होते हैं वो अलग अलग वेरिएंट के होते हैं। एक वेरिएंट जो होता है वो ए एंटीजन का फॉर्मेशन कराने वाला होता है, और दूसरा वेरिएंट क्या होता है, बी एंटीजन फॉर्मेशन कराने वाला होता है। ये एक तरीके से इसमें जीनोटाइप की बात करें तो दोनों में चाहे कान इधर से पकड़ो चाहे उधर से पकड़ो, अगर मैटरनल मदर में ए होगा फादर में बी होगा, या फादर में बी हो चाहे ए हो, तो दोनों में ए बी ही होगा, तो जीनोटाइप एक ही टाइप का पाया जाएगा। ठीक है, लेकिन क्रोमोसोम अगर ब्लड ग्रुप ओ की बात करें तो ब्लड ग्रुप ओ में दोनों जीन इनएक्टिव होता है, यानी क्रोमोसोम 9 पर मौजूद जो जीन होता है वो ब्लड ग्रुप ओ में इनएक्टिव होता है। इनएक्टिव होने की वजह से यानी बिल्कुल एक्टिव ही नहीं है, तो उसके वजह से ना वो ट्रांसफरेज ए एंजाइम बना पाता है ना ट्रांसफरेज बी एंजाइम बना पाता है, जिसकी वजह से उसका एच सब्सटेंस फर्दर मॉडिफाइड नहीं हो पाता। उसकी वजह से उस पे जो ब्लड ग्रुप ओ है उस पर कोई एंटीजन अब्स नहीं होता, इसलिए वो जीरो होता है, शून्य होता है। क्लियर हो गया इतना चीज, आगे बढ़ो।